नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी कि ऐसा शो जो हमने खास महिलाओं के लिए डिजाइन किया है। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग विमेन हैं, सभी हमारे इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं या फिर अपने मौजूदा निवेश पर एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं, तो भी आप हमारे शो में शामिल हो सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू दीपाली। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की राय आप लेना चाहती हैं, तो एसएमएस और ईमेल के जरिए आप हमारे शो के साथ जुड़ सकती हैं। शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर निशा ठाकुर इंदौर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है निशा आपका मनी मैटर्स में। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एक रिलायंस का रेगुलर सेविंग इक्विटी फंड है जो मैंने फरवरी 2011 में 1500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट किया था जी। एक सवाल तो मेरा ये है कि ये जो मेरा फंड है ये कैसा है, और अगर मैं इसको 5 ईयर्स तक कोर्स करती हूँ तो मतलब मुझे इसमें होगा जी। और सेकेंड, मैंने गोल्ड का एसबीआई का फंड स्टार्ट किया अभी 2 मंथ पहले से, वो भी 1500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट किया है जी। अगर मेरे पास एक निशा पूछिए अपना सवाल। लगता है निशा का फोन बीच में कट गया है। जयंत जी अपना क्वेश्चन ही बता रही थी। इनका मौजूदा निवेश इन्होंने बताया रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी है, एसबीआई गोल्ड फंड है, एलआईसी जीवन आनंद है, मुथूट के साथ इन्होंने एक एफडी कराई हुई है और पीपीएफ, ये कुछ इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा 6,500 रुपए पर मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए। तो जानना चाहती हैं जो मौजूदा निवेश है वो कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए 6,500 रुपए जो ये अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं वो कहाँ कर सकती हैं। निशा, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, उसमें ज्यादातर तो सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही है। ये एफडी है, जीवन आनंद है, और ये इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो केवल रिलायंस रेगुलर सेविंग्स में है जी। तो ये जो 6,500 जो आपको फ्री अप हो रहा है क्योंकि आपके लोन्स अभी बंद हो रहे हैं, वो अमाउंट आप कोई 2 इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हो। यू कुड डू इट इक्वली, सो 3,250 पर मंथ. You could invest in 2 different funds. 2 good funds which I could recommend are one is DSP Top 100, which is a large cap fund, and the other is a pure mid cap fund, HDFC mid cap. तो इसमें आपको दोनों large cap और mid cap का exposure मिल सकता है जी। तो आपका पोर्टफोलियो जो है, जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, वो रहेगा रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड 1500 पर मंथ, DSP टॉप 100 और HDFC मिड कैप दोनों 3,250 पर मंथ जी। प्लस आपने जो गोल्ड सेविंग्स जो आपने बोला है, गोल्ड सेविंग्स फंड, वो भी आप जारी रख सकते हो क्योंकि वो नया है। तो एंड उसमें आपको डायरेक्टली गोल्ड का एक्सपोजर मिलेगा थ्रू दिस फंड जी। जयंत जी एक और सवाल था इनका, संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहेंगे। इनको जल्द ही 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलने वाला है अपने ऑफिस से, तो उसको भी ये लमसम रूप में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। उस रकम को कहाँ निवेश करना चाहिए? देखो, अगर आपको लमसम निवेश करना है तो मेरी राय यह है कि ये जो अमाउंट है 1.5 लाख, आप 2 हिस्सों में बांटे। एक पार्ट अराउंड से 78,000 के आसपास आप डेट फंड में निवेश कर सकते हो। 2-3 गुड एग्जांपल्स है कोटक फ्लोटर या बीएनपी मनी प्लस। और जो बाकी 72,000 है वो आप इन्हीं 2 फंड जो मैंने पहले कहे, डीएसपी टॉप 100 और एचडीएफसी मिड कैप, दोनों में आप इक्वल अमाउंट निवेश कर सकते हो। तो 72,000 डिवाइड बाय 12 तो 6,000 पर मंथ एंड अगेन डिवाइड बाय 2, सो 3,000 ये दोनों फंड्स में आप एडिशनल निवेश कर सकते हो। तो टोटल आपका ये 2 फंड्स में होगा 6,250 पर मंथ जी। यानी निशा, जैसे कि जयंत जी ने बताया, जो आपका मौजूदा इन्वेस्टमेंट है वो डेट ओरिएंटेड है, तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। इक्विटी एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में कम है तो उसके लिए कुछ फंड्स यहाँ पर जयंत जी ने सजेस्ट किए। डीएसपीबीआर टॉप 100 है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मोहिनी बरेली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मोहिनी आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैम जी। मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने अभी आईसीआई का डीमेट अकाउंट अभी ओपन किया है, जस्ट 3-in-1 डीमेट अकाउंट है जी। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें ब्रोकरेज चार्ज जो लग रहा है वो क्या स्टैंडर्ड है, और उसमें और मुझे क्या क्या, मतलब इनिशिएट करने से पहले मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता कर लेनी चाहिए जी, जो मतलब बहुत जरूरी हो जी।
जयंत जी, हाल ही में इन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जानना चाहती हैं अकाउंट ऑपरेट करने से पहले किन किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए। मोहिनी जी, ये सवाल के दो पार्ट्स है, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आपका डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हाँ, आईसीआईसीआई का ब्रोकरेज 0.55% से शुरू होता है और जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है वो कम होते रहता है, बट प्लीज डू नॉट इंक्रीज योर ट्रेडिंग वॉल्यूम बिकॉज यू वांट टू पे लेस ब्रोकरेज, क्योंकि वो काफी एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप शेयर मार्केट में भी नए हो इसके लिए जी। सेकेंड इज, जो डीमैट अकाउंट है आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। एक है कि क्या आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको एक कोई एनुअल फी चार्ज करता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स वो फर्स्ट ईयर फ्री देते हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अराउंड 500 to 600 रुपीज का एनुअल फी होता है जी। एनीथिंग अबाउ 500 रुपीज आई थिंक इज लिटिल टू मच, बिकॉज यूजुअली अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 500 है। दूसरा, जब आप आपके एक डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही है, तो जब भी आपका अकाउंट क्रेडिट या डेबिट होता है तभी भी आपको चार्जेस लगते हैं। अभी एनएसडीएल ने ये कहा है कि जब भी कोई शेयर लेते हो और वो शेयर का क्रेडिट आपके अकाउंट में होता है तो कोई भी चार्ज लगना नहीं चाहिए, लेकिन जब डेबिट होता है तो हर एक डीपी अलग अलग चार्ज लगाता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आईसीआईसीआई के चार्जेस बहुत ज्यादा ना हो। और दूसरा, मुझे लगता है आपने पूछा है कि इज इट अ सेफ वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल इंटरनेट का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो काफी इंप्रूव हो गया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओनली थिंग कि जो भी पासवर्ड आप यूज करते हो आप किसी और को ना बताए तो अच्छा है जी। यानी मोहिनी, कुछ खास बातें यहाँ पर जयंत जी ने बताई जिनका आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले, अकाउंट ऑपरेट करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सभी जयंत जी ने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर ऋतु गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है ऋतु आपका हमारे इस खास शो में, क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्टडी के लिए मैं निवेश करना चाहती हूँ जी। और मैं 10 साल के लिए लेके चल रही हूँ अपना टाइम और 2,500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 30 लाख रुपए मीट करने का रहेगा। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मैं ओल्ड एज पेंशन के लिए 2,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 15 इयर्स के लिए, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? और थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी बताएंगे कि ये मिड कैप, लार्ज कैप या गोल्ड फंड, ETF, SIP ये क्या है, क्योंकि ये सब चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। अरे, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी मैं 34 इयर्स की हूँ जी। जयंत जी, दो टारगेट है ऋतु के यहाँ पर, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 10 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं, वहीं रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहती है, 15 साल इन्होंने भी बताया। इसके अलावा क्योंकि ये बिगनर है तो जानना चाहती हैं कि हम अपने शो में जिन टर्म्स का यूज करते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, गोल्ड फंड, गोल्ड ETF, इन सभी के बारे में आपकी राय जानना चाहती हैं कि एक्चुअल में होते क्या है, किस तरह का निवेश इनको करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ओके, ऋतु, मैं पहले ये आपका सवाल का जवाब दूंगा कि ये लार्ज कैप मिड कैप क्या होते हैं। सी ऑल दीज जो भी शेयर्स BSE या NSE में लिस्टेड होते हैं उनको अगर आप एक लाइन में रखें बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ द कंपनी। अभी साइज मतलब जो इसका टेक्निकल टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम लोग शॉर्ट में उसको मार्केट कैप कहते हैं। तो जब आप इनको एक रैंक करोगे तो यूजुअली द टॉप 70 to 75% के जो कंपनीज हैं उनको हम लोग लार्ज कैप मानते हैं। ये दीज आर कंपनीज विच आर मोर वेल नोन एंड विच आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द अदर वंस जी। ओके, तो देखो, हर एक इंस्टीट्यूशन या हर एक ब्रोकरेज का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो सकता है। मैं जो डेफिनेशन यूज करता हूँ वो वैल्यू रिसर्च करके एक इंस्टीट्यूट है, उनका डेफिनेशन है। सो व्हाट दे से इज द टॉप 70% ऑफ द कंपनीज दे आर लार्ज कैप, 71 to 90% वो कंपनीज मिड कैप होते हैं और उससे कम जो लास्ट 10% है उनको स्मॉल कैप कहते हैं। जब भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग कोई भी निवेशक को ये अच्छा है कि उनका पोर्टफोलियो ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स उसमें शामिल हो। सो एंड जो नॉर्मल जो परसेंटेज होता है वैसे 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन लार्ज कैप फंड्स एंड बैलेंस 20 कैन बी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अभी आपका जो गोल है, आपके दो गोल्स हैं, एक तो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने कहा आप 2,500 निवेश कर सकते हो। तो अगर आप तो क्योंकि अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप हर महीने कोई एक ही फंड में ये निवेश कर सकते हो।
दो अच्छे फंड जो हैं, एक है HDFC सेंसेक्स प्लस जो एक लार्ज कैप फंड है, और फिडेलिटी इक्विटी फंड जो एक लार्ज टू मिड कैप फंड है। अगर आप एक ही फंड में निवेश कर रहे हो तो सेंसेक्स प्लस अच्छा है, आप उसमें कर सकते हो। आपके रिटायरमेंट के लिए भी आप सेम फंड यूज कर सकते हो, नहीं तो और एक लार्ज कैप फंड है DSP टॉप 100 जी, आप उसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि आपका रिटायरमेंट के लिए काफी टाइम है। सो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज आपके पास एक अराउंड 26 to 27 ईयर्स और हैं। जी, सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बिगिन इन्वेस्टिंग थ्रू मंथली SIPs। जी, यानी ऋतु, क्योंकि दोनों ही टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपका जो नजरिया है वो लंबी अवधि का है, इसीलिए यहाँ पर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। टर्म्स के बारे में भी जयंत जी ने बताया, लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं, मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं, और एक आइडियल पोर्टफोलियो, अगर लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है तो आइडियल पोर्टफोलियो वही होता है जहां हम 80% लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 20% मिड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा रही बात दोनों ही टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर जयंत जी ने दो फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं, HDFC सेंसेक्स प्लस और फिडेलिटी इक्विटी। दो फंड्स हैं, दोनों में से कोई एक फंड आप चुन सकती हैं और दोनों ही टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप सिमिलर फंड का यूज कर सकती हैं। और कुछ और कॉलर्स को भी अपने शो के साथ शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है और आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं, तो SMS और ईमेल के जरिए आप हमारे शो के साथ जुड़ सकती हैं। शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती है she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें, तो SMS और ईमेल के जरिए आप हमारे शो में शामिल हो सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर किरण अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है किरण आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड था। मुझे ये जानना था कि कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो ठीक रहेगा। अपोलो के बारे में हमने पता किया था, बाकी और भी कोई कंपनीज हैं जिनके अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं? किरण, आप अपने लिए इंश्योरेंस लेना चाहती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस? या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के। जी, आपकी उम्र कितनी है? 26। और हस्बैंड की? 30। जी, जैन जी, किरण की उम्र 26 साल है और अपने और अपने हस्बैंड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहती हैं। अपोलो म्यूनिक का इन्होंने नाम सुना हुआ है, तो अब आपसे जानना चाहती है कि कौन सा, किस कंपनी से और कौन सा प्लान इन्हें चुनना चाहिए। किरण, अपोलो म्यूनिक इज अ गुड कंपनी, आप वो तो आपने देखा ही है। प्लस और दो ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। both those are Star Health Insurance and Max Bupa Insurance। तो मुझे लगता है कि आप ये दोनों के प्लान्स भी देख ले। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते हो तो डोंट गो ओनली बाय द लो प्रीमियम, क्योंकि सर्विस क्वालिटी भी इसमें बहुत जरूरी है कि वो कैसे क्लेम सेटल करते हैं। अब ये तीनों कंपनीज में ये एक अच्छा है कि जो भी क्लेम सेटलमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो इन हाउस है, वो कंपनी का ही है और उन्होंने थर्ड पार्टीज को आउटसोर्स नहीं किया है जी। तो इसके लिए ये तीनों का सर्विस स्टैंडर्ड्स बाकी से अच्छे होने के चांसेस हैं जी। बट सी ओनली थिंग इज दैट सिंस दीज आर न्यू कंपनीज, ऐसे हो सकता है कि किसी और आपके जो जान पहचान वाले हैं शायद उन्होंने इन तीनों में से पॉलिसी लिया न हो। इफ यू वांट टू गो फॉर सम ओल्डर कंपनी, यू नो, चेक विद योर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है जी। क्योंकि केवल लो प्रीमियम के ऊपर मत जाना। और सेकंड इज, क्योंकि आप दोनों को पॉलिसी लेना है तो मुझे लगता है कोई एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें जो आपका हस्बैंड का एज है 30 इयर्स, वो हिसाब से प्रीमियम गिना जाएगा। एंड आई थिंक अराउंड 5 लाख रुपीज का फ्लोटर पॉलिसी शुड बी गुड इनफ है, क्योंकि आप काफी यंग हो दोनों, इसलिए मुझे लगता है कि 5 लाख का काफी होना चाहिए जी। यानी किरण, जैसा कि जयंत जी ने बताया कि आप फैमिली फ्लोटर ले सकती हैं, साथ ही साथ प्रीमियम के अकॉर्डिंग मत जाइए, लेकिन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से राय लीजिए, जिस पॉलिसी का क्लेम रिकॉर्ड अच्छा हो, जिस कंपनी का, वहां से लीजिए। जयंत जी, एक और सवाल यहाँ पर इनका था HDFC सेविंग्स इंश्योरेंस पर। 2 साल पहले इन्होंने ये पॉलिसी खरीदी थी और 25,000 रुपए एनुअल प्रीमियम ही पे कर दी थी। थर्ड ईयर से कंपनी ने जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको बढ़ा दिया है और अब 25,000 से बढ़ाकर 25,400 रुपए कर दिया। तो जानना चाहती हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिसी के दौरान आप अपना प्रीमियम जो है कंपनी बढ़ा सकती है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा नहीं है, सिर्फ 400 रुपए का डिफरेंस है।
कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो कंपनी के साथ, उसके बाद प्रीमियम कभी चेंज नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है लेकिन लाइफ में कभी होता नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो शायद सर्विस टैक्स बढ़ गया होगा, इसके लिए ये जो डिफरेंस है वो उसका है वो। लेकिन कंपनी का जब भी रिन्यूअल नोटिस आता है ये डिफरेंस क्लियरली उसमें मेंशन होगा कि ये किसके कारण से डिफरेंस है। सो इफ यू कंपेयर द रिन्यूअल नोटिस ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, उसमें जो सर्विस टैक्स का जो परसेंटेज है वो उसमें शायद चेंज आया होगा, इसके लिए 400 रुपए का फर्क है। जी यानी किरण, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास जयश्री मोहंती का भुवनेश्वर से। इनका सवाल हम आपको बता देते हैं। ये जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, बिगनर है म्यूचुअल फंड्स में, तो कहां इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। साथ ही साथ मौजूदा इन्वेस्टमेंट के नाम पर LIC बीमा गोल्ड और वेल्थ प्लस में ये फिलहाल इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या सलाह होगी आपकी? एक्चुअली ये दोनों जो पॉलिसीज हैं उसमें थोड़ा सा इक्विटी कंपोनेंट है, लेकिन अगर उनको और इक्विटी कंपोनेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट वे। तो मेरी राय ये है कि आप और इंश्योरेंस पॉलिसीज न लें। जी आपका होराइजन आपने कहा है कि 3 to 5 years है। अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन है वी हैव टू चूज द फंड्स टू सूट दैट, क्योंकि आपने कहा है कि 3 to 5 years है तो, और क्योंकि आप बिगिनर हो, मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस फंड से अभी शुरू कर सकते हो एटलीस्ट इफ इट इज 3 years, बट इफ इट इज 5 years तो आप डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। तो अगर बैलेंस फंड्स है तो आप HDFC बैलेंस्ड या DSP बैलेंस्ड, ये दोनों में से कोई एक चुन सकते हो जी। और अगर आपको डायरेक्टली कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना हो जी, तो DSP टॉप 100 या फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये दोनों अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं, इनमें से एक कोई आप चुन सकते हो। जी, यानी जयश्री, नजरिया आपका कितना लंबा है उसके हिसाब से फंड्स सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आपका 3 से 5 साल का नजरिया है तो जयंत जी ने आपको बताया बैलेंस्ड फंड चुन सकती है। कौन से वो फंड, उसके ऑप्शन भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे। अगर 3 साल से कम का नजरिया है, 1 साल या फिर 2 साल का नजरिया है, तो ऐसी स्थिति में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स यहाँ पर जो हमारे जानकार है वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 years से ज्यादा का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकती हैं। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहती हैं, निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं या फिर मौजूदा निवेश कैसा है इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं तो SMS कीजिए, श्री लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shri@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर काजल हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है काजल आपका मनी मैटर्स में, पूछिए अपना सवाल। काजल, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। जयंत जी, इनका सवाल मैं आपको बता देती हूँ। गोल्ड ETF पर इनका सवाल है। 20 साल का इनका नजरिया है, काफी लंबा होराइजन है और करीब 2000 रुपए पर मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं गोल्ड ETF में। SBI गोल्ड ETF इन्होंने फिलहाल निवेश के लिए चुना है। आपकी राय जानना चाहती हैं? क्योंकि SBI का जो ETF है इज वन ऑफ द मोर रिसेंट ETFs, लेकिन ETFs में जो भी आप चुने रिटर्न्स आर मोर और लेस सेम। ऐसा नहीं कि इक्विटी फंड की तरह है वो, जिससे वो जिसमें फंड मैनेजर का कोई जी बोलिए जयंत जी। अच्छा, जिसमें कोई फंड मैनेजर का कोई रोल हो, तो इसके लिए ये SBI गोल्ड ETF, so SBI का गोल्ड ETF is as good or as bad as any other one। जी। और दूसरा ये है कि गोल्ड ने लास्ट 10 साल में अराउंड 15 to 16% पर एनम रिटर्न दिया है, तो विच इज अ वेरी गुड रिटर्न जी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जो 10-15 साल है इतना अच्छा रिटर्न ना हो, सो दैट यू हैव टू बी लिटिल बिट अवेयर ऑफ जी। और दूसरा ये है कि अगर आपका 20 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इक्विटी फंड्स भी चुने तो अच्छा है जी।
यानी काजल, जैसे कि जयंत जी ने बताया, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी, लेकिन क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा है, 20 साल का नजरिया है, तो ऐसे में सलाह ये है कि कोई इक्विटी फंड भी अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करें, क्योंकि होराइजन आपका काफी लंबा है। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर ऋतुजा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है ऋतुजा आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं पूछना चाहती हूँ, टैक्स सेविंग के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जो अच्छा रिटर्न दे सकेगा? जी जयंत जी, टैक्स सेविंग फंड्स पर इनका सवाल है। जानना चाहती हैं टैक्स सेव करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड इनको चुनने चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी? जयंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ऋतुजा, टैक्स सेविंग फंड्स को हम लोग ELSS स्कीम्स कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड से। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी जी जयंत जी, ऋतुजा का सवाल है टैक्स सेविंग फंड्स के ऊपर। जानना चाहती है टैक्स इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स इनको कहते हैं। जी बोलिए जयंत जी। जयंत जी, ऋतुजा का सवाल ELSS पर तो है। तीन जो ELSS स्कीम्स जो अच्छे हैं वो है फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज। जी लगता है जयंत जी तक आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्या नजरिया है जयंत जी का इस सवाल पर वो हम ऋतुजा को बता देते हैं। ELSS में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास बात है जिनको आपको ख्याल रखना होगा। ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करती हैं तो 3 साल तक आप इन फंड से नहीं निकल सकती हैं। और DTC यानी डायरेक्ट टैक्स कोड, उसमें प्रपोजल है अगर कि ELSS पर जो टैक्स डिडक्शन दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए। फिलहाल ये एक प्रपोजल है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में DTC लागू होता है तो आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये बेकार हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो कुछ ऑप्शंस है जिसके जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज है, इसके अलावा HDFC टैक्स सेवर है, कुछ टैक्स सेविंग फंड्स है जिन्हें आप चुन सकते हैं निवेश के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, अगर आप वहां इन्वेस्ट करती हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, LIC है, PPF है, ये कुछ ऐसे टूल्स है, अगर यहां भी अगर आप इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप टैक्स बचा सकती हैं। और आज इतना ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।